Okay. So very good morning, student. I'm Rajesh Puria, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. Today I'm going to teach you the centroid and center of gravity of various geometric figures or various composite figures, right, for the second year mechanical students. Okay, जो previous जो मेरा class हुआ था centroid and center of gravity में, वहाँ पे हम समझाए थे कि what is the meaning of centroid and what is the meaning of center of gravity. तो जो centroid and center of gravity जो है, इसका डिफरेंस भी हम तुम लोगों को बताया था। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स किस तरीके से उसका सेंटर, पिछला क्लास में हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग किए थे, आज उस क्लास का कंटिन्यूएशन। तो पिछला क्लास में हम लोग मोटा मोटी स्ट्रेट लाइन के लिए कर लिए थे, स्क्वायर के लिए कर लिए थे, रेक्टेंगल के लिए कर लिए थे, राइट। आज हम लोग शुरू करेंगे पैरेललोग्राम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर का जो नाम है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ओके। ये मेरा फिगर है, ये मेरा शेप, इसका ड्राइंग यहाँ पे दिखाया जाएगा। एरिया उस शेप का एरिया क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड का वैल्यू क्या होगा एंड रिमार्क्स क्या है, इसके ऊपर हम लोग अभी देखेंगे। ओके ओके, सो दिस इज माय पैरेललोग्राम, दिस इज माय पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो प्लेन बोल दिया गया है, दिस इज माय बी, दिस इज माय बी एंड द हाइट इज डी, दिस इज बी, द हाइट इज डी। अगर पैरेललोग्राम का दो को डायगोनल को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, पैरेललोग्राम का दो को डायगोनल को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इस तरीके से मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो बीच में मेरा एक सेंटर पॉइंट आता है, राइट। बीच में एक सेंटर पॉइंट आता है, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये जो बीच का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग लिख रहे हैं जी, कैपिटल जी। बीच का जो पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब इसका डिस्टेंस, दिस इज माय x एंड दिस इज माय y, राइट। तो सेंट्रॉइड ये मेरा पैरेललोग्राम का शेप है। पैरेललोग्राम शेप, पैरेललोग्राम का अगर दो को मैं डायगोनल को ज्वाइन करूं, वो दो डायगोनल जिस पॉइंट पे अपने दोनों इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा, जो पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब जब मैं सेंट्रॉइड ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया है, यहाँ पे मेरा y डिस्टेंस, यहाँ पे मेरा ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस में है, यहाँ से x डिस्टेंस में है, ये सेंट्रॉइड यहाँ से कितना डिस्टेंस में, यहाँ से y डिस्टेंस में, राइट। तो इसका अगर मुझे सेंट्रॉइड बोला जाएगा, राइट, इसका अगर मुझे सेंट्रॉइड बोला जाएगा, सेंट्रॉइड मतलब वेयर इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड अगर बोला जाएगा तो मैं लिखूंगा x बार y बार, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x बार y बार करके बोलते हैं। अगर मुझे कोई ग्राफ पेपर में अगर मुझे सेंट्रॉइड को शो करना पड़ता तो हम लोग क्या करते, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट को देखते हैं, x पॉइंट, x एक्सिस में उसका डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस में उसका डिस्टेंस कितना है, वो हम लोग को जज करना पड़ता, वो हम लोग को देखना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x बार एंड y बार किए। x बार मींस ये मेरा x बार है, ये मेरा y बार है। अब मुझे कोई स्टूडेंट बताओ x बार इक्वल्स टू क्या होगा, y बार इक्वल्स टू क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ? x बार इक्वल्स सर x बार टू b/2। थोड़ा जोर से बताओ सर x बार इक्वल टू b/2। x बार इक्वल्स टू b/2 एंड y बार इक्वल्स टू सर d/2। y बार इक्वल्स टू d/2। देखो ये जो मेरा y बार, ये मेरा d डिस्टेंस का बीचों बीच, d डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस है। ये जो मेरा x बार है, ये b का हाफ डिस्टेंस है। तो x बार इक्वल्स टू b/2, y बार इक्वल्स टू d/2। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? सर बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, तो बेस यहाँ पे d, हाइट मेरा d। बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सर d इसका हाइट कैसे हो जाएगा? सर d तो h से लंबा ना हो जाएगा, हाइट हम लोग उसका ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। मैं सर उस पॉइंट से ऊपर, सर हम लोग को हाइट तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, एक बार हाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा ना, वो d तो इंक्लाइन का लेंथ है ना।
देखो क्या होता है, हम यहाँ पे ये मेरा डी में, ये इसको ही मैं डी बोल रहा हूँ, हाइट को ही मैं डी बोल रहा हूँ, ये मेरा हाइट है। पर लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। और एक बार, और एक बार बोल रहे हैं सर पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। हाँ, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो मैं तो ये तो बोल रहा हूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट, ये जो है ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज द दिस, ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट। आप समझ में आया? यस सर। ये मेरा, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट है डी, ये मेरा बेस का लेंथ है बी। तो अगर मैं एरिया करूंगा, परपेंडिकुलर का एरिया होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो मेरा बेस बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट बी इंटू डी। क्लियर? और उसके बाद इसका पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड क्या है? पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड मतलब क्या है? बेसिकली ये जो मेरा जी पॉइंट को मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जी पॉइंट अगर मैं यहाँ इसको अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करता, ये मेरा जी सेंट्रोइड है, जो मेरा ये पॉइंट, इस पॉइंट का यहाँ से कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट का यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो ये अगर होल अगर डी होगा तो ये डिस्टेंस मेरा d/2 होगा, और ये डिस्टेंस अगर होल अगर मेरा b होता है तो ये डिस्टेंस मेरा b/2 होगा। अभी समझ में आया? यस सर। बाकी स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Now what is the position of the centroid for the parallelogram? The position of the centroid is intersection point of two diagonal, intersection point of two diagonal, okay, two diagonal. Clear? समझ में आया? सो पैरेललोग्राम का केस में अगर मेरा उसका बेस बोल दिया जाता है, उसका हाइट बोल दिया जाता है, तो उसका एरिया होता है बी इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। उसका पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड का पोजीशन कहां पे होगा? सेंट्रोइड का पोजीशन होगा जो दो डायगोनल होता है, वो दो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज the position of the centroid. What is the coordinate point of the centroid? The coordinate point of the centroid is x bar equals to b/2 and y bar equals to d/2. Am I clear? Am I clear, students? यस सर। So now next is triangle. Next is triangle. So first of सर all, रिमार्क्स में क्या देंगे सर इसका? रिमार्क्स में कुछ नहीं देना। एक्चुअली रिमार्क्स मतलब क्या है? बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि अगर मेरा ए बी सी एंड डी अगर है, ठीक है, ए बी सी एंड डी अगर है, तो मैं ये जो मैं y बार इक्वल्स टू d/2 कर रहा हूँ, y बार इक्वल्स टू d/2 कर रहा हूँ, मतलब वो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस को मैं मेजर कर रहा हूँ बेसिकली। तो कहाँ से मेजर कर रहा हूँ? इस पॉइंट से लेकर जी पॉइंट तक मेजर कर रहा हूँ। तो ये कहां से मेजर कर रहा हूं? CD। और ये कहां से मेजर कर रहा हूं? ये वाला पॉइंट इस यहां से मेजर कर रहा हूं। मतलब बेसिकली ये AB है, तो AD एंड CD, मतलब कहां से मैं बेसिकली मेजर कर रहा हूं उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रिमार्क बता रहा हूं। ठीक है? ठीक है? यस सर। रिपीट करिए सर एक बार। बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा सेंट्रोइड है ना, ये सेंट्रोइड का जो ये पॉइंट मैंने मेजर किया, कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने मेजर किया, ये मैंने कहां से मेजर किया? कोई डिस्टेंस जब मेजर होता है तो वो डिस्टेंस मतलब जैसे मेरा यहाँ से सामने से लेकर यहाँ तक मैं कितना डिस्टेंस में खड़ा हुआ, मैं एक एंड पॉइंट हूँ, सामने कोई एक पॉइंट मेरा एंड पॉइंट, तो यहाँ पे G मेरा एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस में है? दैट इज माय CD। मतलब कहां से मैं मेजर कर रहा हूँ? ये जो मेरा d/2 है, ये मेरा d/2 है, मैं कहां से शुरुआत कर रहा हूँ? मैं CD से शुरुआत कर रहा हूँ। और ये जो मेरा AB है, ये मैं कहां से शुरुआत कर रहा हूँ? ये मैं इस पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूँ। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ट्रायंगल देखेंगे। अब तुम मुझे बताओ कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड पॉइंट कहां पे हम ड्रॉ करें? सेंट्रोइड पर सर ऊपर से सर 2h/3।
ऊपर नहीं, मतलब बेसिकली अगर तुमको बोला जाएगा कि ये ट्रायंगल का पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, तो मैं क्या लिखूंगा या कैसे बनाऊंगा सेंट्रोइड पॉइंट? सर नहीं पता सर। क्या नहीं बता? 2/3 1/3 बोल रहे हो। अब है बोलो, अब है बोलो। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन सर, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ, थैंक यू अभय। देखो यहाँ इस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू डायगोनल पैरेललोग्राम केस में, इस केस में देखो मीडियन मतलब क्या है? अगर मैं ये ट्रायंगल 3 आर्म्स से क्रिएट होता है, तो कोई भी हर एक आर्म्स का बीच से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, हर एक आर्म का बीच से अगर मैं बाकी दोनों पॉइंट का क्रॉस सेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, राइट, यहां से अगर मैं शुरू कर रहा हूं, तो ये मैं कौन सा पॉइंट में ज्वाइन कर रहा हूं? बाकी दो आर्म का इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर अगर मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, तो यहां से शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं बाकी दोनों आर्म्स का इंटरसेक्शन पॉइंट में। फिर मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं इस लाइन इस आर्म का, तो मैं बाकी दोनों आर्म का इंटरसेक्शन पॉइंट में मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये जो मैंने बीच से मैं ज्वाइन कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मीडियन। दिस इज द फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीडियन एंड थर्ड मीडियन। ये तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू, जो तीनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू द सेंट्रोइड। Am I clear students? ट्रायंगल के केस, यस सर। ट्रायंगल के केस में मीडियन हम लोग बनाते हैं हर एक आर्म के लिए। आर्म, ट्रायंगल का आर्म होता है, हर एक आर्म के लिए एक मीडियन जनरेट हुआ है। ये आर्म के लिए ये मीडियन जनरेट हुआ, ये आर्म के लिए ये मीडियन जनरेट हुआ। तीनों आर्म एक सिंगल इंटरसेक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, दैट इंटरसेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू जी। और जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी को हम लोग x बार एंड y बार से डिनोट करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट। अभी x बार एंड y बार क्या है? x बार एंड y बार हम लोग को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक, दिस इज माय y बार। देखो मैंने यहाँ से एक वर्टिकल डिस्टेंस ड्रॉ किया और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रॉ किया, दिखाई दे रहा है? यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ पे एक वर्टिकल डिस्टेंस ड्रॉ किया। तो दिस इज माय y बार एंड दिस इज माय x बार। ये मेरा y बार है क्योंकि y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये मेरा x बार है बिकॉज़ x इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट्स व्हाई x बार एंड y बार। अब इसको मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है मेरा b, ये वैल्यू है मेरा b, और इसका जो हाइट है, इसका हाइट है मेरा d, ठीक है? तो x बार यहां से लेकर यहां तक है x बार, और यहां से लेकर यहां तक है y बार। Am I clear? दिखाई दिया सबको? Yes, sir. Yes, sir. So now what is the area? यस Okay, okay, नीतीश बोलो, what is the area? Area of the triangle क्या है? नीतीश बोलो, area of the triangle. Sir, 1/2 B into H. 1/2 b into h. Okay, मैं इसको d मान लेता हूँ। 1/2 b B into d, because d is the perpendicular height. तो एरिया इसका हाफ into d हुआ। पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड क्या लिखेंगे यहाँ पे नीतीश? पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड क्या लिखेंगे? sir, intersection point of two diagonals. Three medians, not diagonals, medians. Okay. हाँ sir, 3 median. Yes, sir. So intersection point of three medians. Okay. Now centroid का वैल्यू क्या होगा नीतीश? सेंट्रोइड का वैल्यू Sir, x b/2 sir, और उसमें भी d/2. और एक बार Sir, x dash but x bar बराबर b/2. x बार बराबर x bar और सर y बार बराबर d/2. y बार बराबर d/2। अच्छा, अब मुझे कोई बताओ कि ये सही बोला या गलत बोला? गलत है सर। गलत है सर। ओके, विशाल मुझे बताओ क्या सही होगा? सर x बार इक्वल टू b/3 होगा।
x बार इक्वल्स टू b by 3 होगा, y बार इक्वल्स टू d by 3 होगा सर। y बार इक्वल्स टू d by 3। ये सही है, यस ये सही है। यस सर। ओके, और सर ऐसे लेंगे तो 2h/3 हो जाएगा y बार। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। अब स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हो, थोड़ा ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये तो बहुत कंफ्यूजन बाद में क्रिएट हो सकता है, ठीक है? ध्यान से समझना कैसे मैं समझा रहा हूँ ये चीज को पूरा। देखो देखो नीतीश, तुमने बोले कि b/2 मतलब क्या है? पूरी लाइन का बीचों बीच को हम लोग आधा बोलते हैं, लेकिन तुम देखो यहाँ पे क्या ये x बार वाला जो डिस्टेंस है, मतलब दिस डिस्टेंस इज, ये क्या आधा डिस्टेंस ऑफ b है क्या? ये b डिस्टेंस का क्या आधा डिस्टेंस ये x बार है क्या नीतीश? नहीं सर, नहीं। नहीं सर। तो ट्रायंगल के केस में देखो, ट्रायंगल के केस में क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ b, 1/3 ऑफ द बेस, y बार इक्वल्स टू 1/3 ऑफ हाइट। देखो y बार b का आधा नहीं, b का 1/3 है। So x बार इक्वल्स टू b by 3, y बार इक्वल्स टू d by 3। जब हम लोग बेस से बना रहे, जब हम लोग ये सेंट्रॉइड, अब ध्यान से देखना, ये सेंट्रॉइड थोड़ा बड़ा करके अगर मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बड़ा करके अगर दिखाऊंगा, ये सेंट्रॉइड यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये सेंट्रॉइड यहाँ पे बिलोंग कर रहा है जी, ठीक। ये इसका हाइट ये है जिसको हम लोग बोल रहे हैं d by 3, इसका हाइट ये है, ये हम लोग बोल रहे हैं b by 3। लेकिन ये b by 3 एंड d by 3 ये दोनों हम लोग कहां से ले रहे हैं? रीमार्क्स कहां से ले रहे हैं? बेस से ले रहे हैं। Am I right or not? बेस से ले रहे हैं, यस सर। बेस से ले रहे हैं। तो जब बेस से हम लोग सेंट्रॉइड पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, तब हम लोग इसको बोल रहे हैं b by 3 d by 3। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को, यही सेंट्रॉइड पॉइंट को अगर वर्टेक्स से लेते, तो वर्टेक्स मतलब ट्रायंगल का ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं, ये पॉइंट को हम लोग बेस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर मैं वर्टेक्स से लेता तो क्या लिखता? वर्टेक्स से अगर लेता तो x बार मेरा क्या होता और y बार इक्वल्स टू क्या होता नीतीश? सर अगर, और एक बार मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर मैं ये मेरा टोटल हाइट है d, ये मेरा d by 3 है, ये मेरा टोटल लेंथ है b, ये मेरा b by 3, ठीक, ये मेरा b by 3 है, ये मेरा d by 3। जब हम लोग बेस से कर रहे हैं तब b by 3 d by 3, क्लियर। लेकिन जब वर्टेक्स से करेंगे तब वर्टेक्स से लेकर ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्टेक्स से अगर सेंट्रॉइड हमको बनाना हो तो, यस सर। तो वर्टेक्स से करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? वर्टेक्स से करेंगे तो x, ध्यान से सुनना, वर्टेक्स से करेंगे, वर्टेक्स पॉइंट से करेंगे तो y बार मेरा क्या होगा और x बार मेरा क्या? कोशिश रोहित सर 2/3 क्या 2/3 होगा नीतीश? मतलब 2b/3 सर, 2b/3 सर। क्या होगा? y बार होगा या x बार होगा? सर x बार बराबर सर, x बार में तो तुम्हारा b है, x बराबर तो तुम्हारा b है, y बराबर तो तुम्हारा d, तो क्या होगा? x बराबर होगा या y बराबर होगा? 2d/3। सर y डैश बराबर सर, y डैश बराबर होगा 2d/3 और x बार बराबर क्या होगा? सर अब है सर सेम होगा, b/3 ही होगा। x बार बराबर b/3 होगा। देखो क्या है कि जब हम लोग g पॉइंट को वर्टेक्स से डिफाइन कर रहे हैं, तो वर्टेक्स से जब डिफाइन करेंगे तो ये वर्टेक्स पॉइंट और ये वर्टेक्स पॉइंट तो बेसिकली पैरेलल है। तो यहाँ से ये, अगर मैं इसको अगर ऐसे करके बनाता तो यहाँ से ये जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से ये x वाला डिस्टेंस उतना ही होगा। मैं समझा पा रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर।
बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अगर ये वर्टेक्स से ले या बेस से ले, एक्स बार हमेशा सेम रहता है, एक्स बार इक्वल्स टू बी बाई 3, एक्स बार इक्वल्स टू बी बाई 3 इस केस में। लेकिन अगर बेस से ले तो वाई बार का डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई 3, और अगर वर्टेक्स से ले तो वाई बार का डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई 3। हमें क्लियर एवरीवन? हमें क्लियर एवरीवन? यस सर। Okay. So next. So next मेरा क्या है? सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये वाला प्रूफ कैसे कर सकते हैं? प्रूफ कैसे कर सकते हैं मतलब? अगर देखो, मतलब सर बी, अगर अगर ये पूरा है बी और ये वाला पोर्शन अगर b बाई 3 होगा, सॉरी ये पूरा पोर्शन है d और ये वाला पोर्शन अगर d बाई 3 होगा, तो ये वाला पोर्शन d माइनस b बाई 3 होगा, इक्वल्स टू 2d बाई 3 होगा। यस सर, यस। उसके बाद सर्कल, सो दिस इज सर्कल, राइट? सर्कल का सेंट्रोइड पॉइंट कहां पे होगा? इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पे कोइंसाइड करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, ये मेरा सर्कल है। सर्कल का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज माय सेंट्रोइड। अब अगर मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस से एक्स बार, मतलब बेसिकली अगर मुझे एक्स बार एंड वाई बार डिफाइन करके बोला जाएगा और ये अगर डिस्टेंस r है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि सर्कल के केस में सेंट्रोइड क्या होगा? सर रेडियस हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा, मतलब ये अगर r है तो x बार इक्वल्स टू r होगा, y बार इक्वल्स टू r होगा। तो अगर मुझे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिक फिगर है जिसमें सेंट्रोइड का डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, वो हम लोग क्या लिखेंगे? सर्कल। सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। और पाई बाई 4 d स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, राइट? और पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड हम लोग क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड, जल्दी बताओ। सर इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। यस सर। इंटरसेक्शन ऑफ x and y axis, x and y axis, क्लियर हो? तो मेरा सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आऊंगा हाफ सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो ये मेरा सेमी सर्कल है। तो इसका अगर मैं सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी अगर मैं बनाना चाहूंगा, ठीक है, तो एक्स एंड वाई एक्सिस से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसको डिवाइड, और यहाँ सेंट्रोइड इस सेमी सर्कल के केस में हमेशा सेंट्रोइड से थोड़ा सा ऊपर में रहता है। इस पॉइंट पे जी हमेशा सेमी सर्कल के केस में बिलोंग करता है, ये कांसेप्ट, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट का एक्स डिस्टेंस क्या है और ये पॉइंट का वाई डिस्टेंस क्या है, ये हम लोग देखेंगे। सर एक्स डिस्टेंस तो आर होगा। एक्स डिस्टेंस तो r होगा, x बार इक्वल्स टू r। याद रखना सेमी सर्कल के केस में सेंट्रोइड पॉइंट उसका सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रहता है। सेमी सर्कल के केस में उसका सेंट्रोइड पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट से थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये मेरा g पॉइंट है, तो x बार इसका क्या होगा? r होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो r ही है, ये डिस्टेंस भी तो r ही है, तो इसीलिए x बार मेरा r होगा। y बार का जो वैल्यू होता है दैट इज 4r by 3 ये याद रखिए। ये जो मेरा y बार मतलब सेंटर पॉइंट से लेकर सेंट्रोइड के बीच, सेंटर पॉइंट से लेकर सेंट्रोइड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज y बार इक्वल्स टू होता है 4r by 3 अब सेमी सर्कल के एरिया क्या होगा? 1/2 pi r square. 1/2 r square. समझ नहीं पाया। 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 pi r square. पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। और इसका सेंट्रोइड, पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड कहां पे होगा?
at a सर distance पाई डी स्क्वायर बाई 8 at a distance of 4r by 3 pi from base, at a distance 4r by 3 pi from base। और अगर अभी अगर तुमको अगर ये पूछता है कि बेस पॉइंट से, ये तो मेरा बेस है, बेस पॉइंट से सेंट्रोइड का डिस्टेंस है 4r by 3 pi, तो इस पॉइंट से इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इस पॉइंट से अगर तुमको y बार मेजर करके बोलेगा तो इस पॉइंट से y बार का डिस्टेंस क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? सर फोर सर, R से minus कर देंगे। बाई 3 पाई माइनस R 4r by R 3 pi, minus 4R by 3 pi। r minus 4r by 3 pi, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा r minus 4r by 3 pi, 4r by 3 pi, तो मेरा इक्वेशन बनेगा ऐसा 3 pi r minus 4r divided by 3 pi। क्लियर? ये मेरा यहाँ सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो। सर पूछ रहे हैं सर एक्स बार रेडियस के बराबर कैसे होगा जब वो सेंटर से पास नहीं हो रहा, सर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से ना है तो वो रेडियस के बराबर तो नहीं ना होगा। रेडियस के बराबर नहीं होगा सर वो वाला। ये मेरा रेडियस एक्स बार बोल रही है वाई बार? यस सर एक्स बार बोल रहे हैं। एक्स बार बोल रहे हो? यस सर। मतलब ये वाला सर उसका ऊपर वाला मतलब ये वाला। यस सर। अब देखो, जब तुम आर्क क्रिएट करते हो, मतलब सेमी सर्कल क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हर एक सिंगल पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का जाता है, इस तरीके से सेमी सर्कल डेवलप होता है। ठीक, तो एक्चुअली इस पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज वेरी मच नेग्लिजिबल, दैट डिस्टेंस इज वेरी मच नेग्लिजिबल, बिकॉज ये मेरा, ये जो एक्चुअली क्या है ना, ये ग्रेडियंट है, इसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। ये पॉइंट को आसपास में अगर मैं इस तरीके से एक वाई एक्सिस बनाऊंगा और अगर इस तरीके से एक्स एक्सिस बनाऊंगा, तो ये जो मेरा आर्क जनरेट होता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज वेरी मच नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इज एक्ट्स लाइक सेम, और इसीलिए हम लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर r बोलते हैं तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस हम लोग r बोलते हैं। हमें क्लियर? यस सर। हुआ। तो ये मेरा, अगर मुझे यहाँ से अगर ये डिस्टेंस अगर जनरेट करने बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 pi r minus 4r by 3 pi। ओके ओके, नाउ सेमी सर्कल के बाद हम लोग आएंगे क्वार्टर सर्कल। अच्छा, थोड़ा सा आवा स्क्रीनशॉट भेज दो। यस सर। क्वार्टर सर्कल और इसको हम लोग क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। क्वार्टर सर्कल कैसे देखने में होगा, मतलब एक सर्कल का 1/4 पोर्शन, एक सर्कल का 1/4 पोर्शन दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा ऊपर करके ड्राइंग करना है। दिस इज माय क्वार्टर सर्कल, राइट? तो क्वार्टर सर्कल का ये डिस्टेंस तो मेरा r होता है, रेडियस है ये डिस्टेंस, और जो हाइट है, ये हाइट को हम लोग, मतलब बेसिकली क्वार्टर सर्कल के केस में सेंट्रॉइड पॉइंट हमेशा इस जगह में बिलोंग करता है। क्वार्टर सर्कल के केस में जो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है वो हमेशा इस जगह में बिलोंग करता है। तो बेसिकली ये मेरा x बार है और ये मेरा y बार है। ये सेंट्रॉइड पॉइंट से, और एक बार रिपीट करके ड्राइंग करता हूँ, ये मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट से यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x बार। ये जो मेरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिस डिस्टेंस इज x बार, एंड दिस डिस्टेंस इज y बार। तो x बार एंड y बार का वैल्यू क्या है इस केस में y बार का वैल्यू जो है वो है वही सेम 4r by 3 pi। y बार का जो वैल्यू है वो है सेम 4r by 3 pi, क्योंकि यहाँ पे ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही डिस्टेंस में बिलोंग करता है क्वार्टर सर्कल के केस में।
सेमी सर्कल में ये जितना डिस्टेंस होगा, क्वार्टर सर्कल केस में भी वही उतना ही डिस्टेंस बिलोंग करता है। दैट्स व्हाई y बार इक्वल्स टू 4r by 3 pi। x बार इक्वल्स टू क्या होता है, देखो टोटल डिस्टेंस मेरा r है, सेम कॉन्सेप्ट, ये मेरा r है और ये मेरा कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, x बार इक्वल्स टू r माइनस 4r by 3 pi, r माइनस 4r by 3 pi, that is my x bar distance, that is my x bar distance। देखो मैं और एक बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ और एक बार मैं समझा रहा हूँ। ये मेरा सेंट्रोइड है, यहाँ से लेकर एक्चुअली जो x बार का जो डिस्टेंस है ये मेरा x बार है, x बार मेरा ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक x बार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y बार है। y बार इक्वल्स टू होता है 4r by 3 pi, x बार होता है r से लेकर 4r by 3 pi। डिस्टेंस को अगर मैं माइनस करूंगा तो जो मेरा वैल्यू आएगा x बार इक्वल्स टू r minus 4r by 3 pi। मतलब बेसिकली हमेशा क्वाड्रेंट सर्कल मतलब क्वार्टर सर्कल या सेमी सर्कल के केस में ये जो डिस्टेंस होता है सेंट्रोइड के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज याद रखना है 4r by 3 pi होगा। और यहां से लेकर अगर ये डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, राइट, यहां से लेकर अगर ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको मैं 4r by 3 pi बोलूंगा, तो मेरा x बार कहां से लेकर है, यहां से लेकर यहां तक मेरे x बार। तो अगर मैं इसको x बार बोलूंगा तो मैं टोटल डिस्टेंस मेरा r है, r से अगर मैं 4r by 3 pi को अगर माइनस करूंगा तो मेरा x बार आएगा, x बार इक्वल्स टू r minus 4r by 3। Am I clear everyone? सर एक बार रिपीट कीजिए। ओके, मेरा ये क्वार्टर सर्कल के केस में सेमी सर्कल के, देखो याद करो, हमेशा याद रखना है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। उसके पहले तुम देखो 1 2 3 4 5 5 डायग्राम दिखाया हो। सेंट्रोइड पॉइंट हमेशा वो जियोमेट्रिक फिगर के अंदर में बिलोंग करता है। सेंट्रोइड पॉइंट हमेशा वो जियोमेट्रिक फिगर में अंदर में बिलोंग करता है, राइट। तो देखो पैरेललोग्राम के केस में बीच में, ट्रायंगल के केस में 1/3 या 2/3 डिस्टेंस में, सर्कल के केस में सेंटर में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो जाता है तो सेंटर में हो जाता है। देखो ये भी मेरा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब मैं तुम लोगों को पहले दिन बताया था, ये मेरा सिमेट्रिकल, यस सर, y एक्सिस, यस सर, उसको y एक्सिस और x एक्सिस सेम है। यस। तो जो मेरा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके केस में सेंट्रोइड बीचों बीच रहेगा। देखो ये मेरा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी करूंगा तब भी मेरा सिमेट्रिकल नहीं है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी करूंगा तब भी मेरा सिमेट्रिकल नहीं है, इसीलिए ये सेंटर में नहीं है। ये क्या है 1/3 या 2/3 डिस्टेंस में नहीं है, डिस्टेंस में, क्योंकि 3 जब भी 1/3 या 2/3 ऐसा डिस्टेंस होता है तो वो सेंटर में नहीं होता। सर्कल देखो मेरा सेंट्रोइड सेंटर में है क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सेंटर में। हाफ सेमी सर्कल के केस में देखो, अगर मैं x एक्सिस के केस में अगर इसको देखूंगा तो ये मेरा सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन y एक्सिस के केस में अगर देखूंगा तब मेरा ये सिमेट्रिकल है। तो देखोगे x, इसीलिए x बार इक्वल्स टू यहाँ पे r बना, क्योंकि ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, इसीलिए y बार इक्वल्स टू यहाँ पे 4r by 3 pi। तो सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होता है हमेशा सर्कल के केस में, सेमी सर्कल के केस में सेंटर पॉइंट से थोड़ा ऊपर में बिलोंग करता है और वो वर्टिकल डिस्टेंस का वैल्यू होता है 4r by 3 pi। अगर मैं क्वार्टर सर्कल में आता हूँ, क्वार्टर सर्कल में सेंट्रोइड कुछ इस जगह में बिलोंग करता है जहां पे मैं कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा हूँ मेरा पॉइंट को, इस जगह में सेंट्रोइड पॉइंट बिलोंग करता है। यहां से लेकर इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, यहां से एक्चुअली यहां से लेकर इसका डिस्टेंस 4r by 3 pi, यहां से लेकर इसका डिस्टेंस 4r by 3 pi है, टोटल डिस्टेंस r है, r से मैं 4r by 3 pi माइनस करूंगा, दैट इज माय x बार। और अगर y बार इक्वल्स, देखो अगर यहाँ पे y बार इक्वल्स टू 4r by 3 pi है तो ये भी मेरा y बार इक्वल्स टू 4r by 3 pi होगा। देखो तुम इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, सिमेट्रिकल नहीं है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, ये भी मेरा सिमेट्रिकल नहीं। बताओ। हम बोले सर, आप पूछ रहे हैं सर, जैसे अभी आप x बार वाला जो लाइन पकड़ के जो आधा बचा उसको 4r by 3 pi बोले, इस साइड वाला को, राइट साइड वाला को, ठीक है। तो 4r, तो इसमें भी सर, ये तो सर मतलब क्वाड्रेंट का काफी ऊपर है, तो सर इसका जो रेडियस r ही क्यों लिया इसका? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, जब भी हम लोग यहाँ पे x बार मेजर कर रहे हैं, ये मेरा आर्क डिस्टेंस बेसिकली नहीं है। देखो क्या है, अगर तुम यहाँ पे 4r by 3 pi डिस्टेंस मेजर कर रहे हो
और ये डिस्टेंस ये तुम्हारा बहुत बड़ा है इसलिए तुमको लग रहा है कि ये बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन जब 4r/3π डिस्टेंस में अगर तुम यहाँ से एक्स एक्सिस को ड्राइंग कर रहे हो तो ये डिस्टेंस ये हाइट मुझे मैं नेग्लिजिबल बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ से लेकर इसको मैं नेग्लिजिबल कर रहा हूँ एक्स के लिए, क्योंकि अगर मैं नेग्लिजिबल नहीं करूंगा तो मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करने के लिए मुझे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा, उसके लिए उसमें हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि कितना हाइट में, राइट। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एक्स बार को डिफाइन करने के लिए। तो हम लोग बहुत ही इजी वे में हम लोग का जो वैल्यू आता है एक्स बार का, इस कंडीशन में हम लोग सोचते हैं कि ये जो मेरा रेडियस है, ये रेडियस ही यहाँ से लेकर अगर ये पॉइंट तक जाऊंगा तो वो मैक्सिमम, मतलब अगर ओरिजिनली अगर कोई प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट के केस में अगर मैं वो उसका सेंट्रोइड अगर मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू का डिफरेंस आता है। तो इसीलिए हम लोग ये पॉइंट और ये पॉइंट को सिमिलर पॉइंट के हिसाब से पकड़ के हम लोग इसका एक्स बार को डिफाइन करते हैं। सेम केस में ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो मेरा एक्स बार है, अगर ये मेरा 4r/3π डिस्टेंस में अगर मैं इसको नेग्लिजिबल कर रहा हूँ तो क्वार्टर सर्कल के लिए भी सेम 4r/3π डिस्टेंस में हम लोग इसको नेग्लिजिबल करेंगे। लेकिन अगर इसको मैं बड़ा करके क्वार्टर सर्कल बनाऊंगा तो क्वार्टर सर्कल के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलोंग करते हैं वो कुछ इस जगह में बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे छोटा करके बना रहा हूँ इसलिए दिखाने के लिए थोड़ा हाइट शो किया, लेकिन क्वार्टर सर्कल के केस हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह में बिलोंग करता है, ए पॉइंट, मतलब बेस पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बिलोंग करता है। ओम क्लियर है सर? ठीक है, यस सर। बाकी स्टूडेंट्स सर रीजन करना है, बोलो। अब क्या बोल रहे थे? सर रीजॉइन करना है, रिजॉइन करना है सर। अभिषेक समझ नहीं पाए हम क्या बोले। सर रीजॉइन करना है। हाँ रिजॉइन करेंगे जब भी ज्वाइन खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक क्लास, उसके बाद फिर रिजॉइन करना, तो हम उसके बाद कॉम्पोजिट प्लेन फिगर के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है वो दिखा देंगे, और इसके बाद और एक क्लास लगेगा, और एक क्लास में हम लोग वही सेम चीज करेंगे, थोड़ा सा सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए करेंगे। ये अभी हम कर रहे हैं सेंट्रॉइड पॉइंट के लिए, ध्यान देना। ये जो हम किए सेंट्रॉइड डिफाइन किए, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड मतलब मैं पहले ही बताया था, सेंट्रॉइड मींस देयर इज अ 2D बॉडी, देयर इज नो वेटलेस लैमिना है, वेटलेस लैमिना है, थिकनेस है, दैट इज सेंट्रॉइड। और जब हम लोग कोई 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, 3D फिगर में जाएंगे, 3D वेट जिसका वेट रहेगा एक्चुअल में वेट है, राइट, लाइक दिस, लाइक फोन, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी 3 डायमेंशनल जब ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे वो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पकड़ते हैं, राइट। तो अभी हम लोग सेंट्रॉइड में ध्यान दे रहे हैं, और सेंट्रॉइड का बना है जिसका एक जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर का जो सेंट्रॉइड होता है वो मैंने यहाँ पे बनाया, राइट। इसके बाद हम लोग प्लेन कंपोज फिगर का जो कंपोजिट फिगर बनता है, कंपोजिट मतलब एक के साथ एक अटैच होना, जैसे आई सेक्शन, डी सेक्शन, तो आई फिगर, एल फिगर, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोजिट फिगर जस्ट लाइक आई, एल, सी, उसके बाद एस, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड अगर पॉइंट अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो अब वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे अभी हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंपोजिट फिगर का, कंपोजिट प्लेन फिगर, कंपोजिट प्लेन फिगर, कंपोजिट प्लेन फिगर का जो सेंट्रॉइड पॉइंट वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम लोग डिफाइन करते हैं बैरिग्नस थ्योरम। देखोगे या ध्यान दोगे, फोर्थ चैप्टर जब हम लोग शुरुआत किए थे, फोर्थ चैप्टर में मैंने एक थ्योरम तुम लोगों को बताया था या समझाया था जिसका नाम था बैरिग्नस थ्योरम। पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, अब देखते हैं, अब याद है तुमको? सर ठीक से याद नहीं है। ठीक है, जितना याद है वही बता दो। राकेश याद है? यस सर। बताओ। Sir, summation of moment of all the forces about a point is equal to summation of moment of the resultant about the same point. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बोला जा रहा है? समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ एनी फोर्स, समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ एनी फोर्स मतलब कोई एक सिस्टम में
कोई एक सिस्टम में वेरियस नंबर्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड, वेरियस नंबर्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड, ओके। तो हर एक फोर्स का अगर मैं मोमेंट निकालता हूं, हर एक फोर्स का अगर मैं मोमेंट निकालता हूं, मतलब F1 into D, F2 into D, F3 into D, ऐसे करके अगर हर एक फोर्स का अगर मैं मोमेंट निकालता हूं और सारा मोमेंट को अगर मैं सम करता हूं, समेशन ऑफ द ऑल मोमेंट of individual force, summation of the all moments of individual force is equals to the resultant force का जो मोमेंट होगा। मतलब ये सिस्टम में जब बहुत सारा मतलब सारे नंबर ऑफ फोर्सेस जब रहेगा तो ऑब्वियसली इसका एक रिजल्टेंट होगा। तो दिस इंडिविजुअल फोर्स का अलग अलग मोमेंट का अगर मैं समेशन लेता हूं, दैट समेशन इक्वल्स टू वो जो इंडिविजुअल फोर्स के लिए जो रिजल्टेंट बना है, रिजल्टेंट का मोमेंट होगा। राकेश, am I right or wrong? Yes, sir. Right, sir. अब है समझ में आया? यस सर। ओके, सर रिपीट कर दीजिए सर, हम लीव हो गए थे क्लास में। रिपीट कर रहा हूं। तो वेरिगन्स थ्योरम बोल रहा है कि समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई हुआ एक सिस्टम में, हर एक फोर्स के लिए मैंने एक मोमेंट मैंने डिफाइन किया। तो समेशन मतलब वो सारे मोमेंट को मैंने ऐड किया। तो समेशन ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्स। मतलब ये सारा इंडिविजुअल फोर्स के लिए एक रिजल्टेंट बनेगा, उस रिजल्टेंट का एक मोमेंट बनेगा। तो दैट इज मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. यस सर। ओके, यहाँ पे जब हम लोग सेंट्रॉइड डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वैसे हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया भी बना सकते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वैसे हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया भी बना सकते हैं। कैसे? मान के चलते हैं कि एक पॉइंट ये है जिसका एरिया A1 है, एक पॉइंट ये है जिसका एरिया A2 है, एक पॉइंट ये जिसका एरिया A3 है। तो इसका अगर मोमेंट निकालूंगा तो A1 इसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A1 into D, इसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A2 into D, इसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A3 into D। तो मोमेंट इज अ कॉमन। जब मोमेंट ऑफ फोर्स होता है तो मैं एरिया के बदले में फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करता हूं जब मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। जब मोमेंट ऑफ एरिया होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मैं एरिया मल्टीप्लाई करता हूं। मोमेंट ऑफ एनीथिंग, कुछ भी होगा मोमेंट, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत जरूरी है। मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉमन। अब तुम वहां पे एरिया लगाओ तो एरिया मल्टीप्लाई करो, फोर्स लगाओ फोर्स मल्टीप्लाई करो, कुछ भी लगाओ, जो भी लगाओगे उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो वेरिगन्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एरियाज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, the algebraic sum of moments of individual area, देखो सेम जैसे जैसे मैंने यहां पे ये समझाया वही चीज, the algebraic sum of moments of individual areas about any axis, about any axis of reference is equals to the any axis of reference is equals to the moment of composite area about the same axis, equal to the moment of composite area about same axis,
देखो क्या बोला, द एल्जेब्रिक वेरिगनस थ्योरम, वेरिगनस थ्योरम मैंने फोर्स का टाइम पे भी अप्लाई किया, वहां पे मैंने लिखा था एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, एरिया के बदले में फोर्स लिखा, अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रेफरेंस इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट सेम एक्सिस। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स के बदले में सिर्फ एरिया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एरियाज about any axis of reference is equals to the moment of composite area, resultant force की जगह पे मैंने क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, composite area about the same axis, this is called the Varignus theorem। इसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा, मतलब कैसे बेसिकली मैं बना रहा हूँ। तो मान के चलते कोई एक सेक्शन ले रहे हैं, कोई एक अननोन एक सेक्शन ऐसे लिए, ठीक है, आर्बिट्रेरी जियोमेट्रिकल फिगर, आर्बिट्रेरी जियोमेट्रिकल फिगर, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में ये चीज को प्लॉट किया, एक मेरा एक्स एक्सिस है, एक मेरा वाई एक्सिस है, एक मतलब ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशन, क्योंकि मुझे टू डायमेंशनल में काम करना है, तो टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर इसको मैंने प्लॉट किया। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, इंडिविजुअल एरियाज, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल एरियाज, तो मैंने इस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है, तो मैंने एक सर्टेन एरिया यहाँ पे डिफाइन किया, एक सर्टेन एरिया यहाँ पे डिफाइन किया, एक सर्टेन एरिया यहाँ पे डिफाइन किया, एक एरिया मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। टोटल में 4 को एरिया डिफाइन किया, इंडिविजुअल एरिया, भले यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक करके एरिया डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो इसको मतलब इसको मैं करोड़ नंबर्स ऑफ एरियाज में डिफाइन कर सकता हूँ, n नंबर ऑफ एरियाज में डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, छोटा छोटा पार्ट में काट के मैं एरिया में डिफाइन कर सकता हूँ, ये सर नो, Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट को ये समझ में आया, बाकी स्टूडेंट्स ये समझ में आया, गौरव, वासुदेव, जशवंत, कीजिए ना सर, क्या बोल रहे हो, रिपीट कीजिए सर एक बार। तो तुम बोलो रिपीट करने, अभी जब मैं पूछता हूँ तभी रिपीट करने काहे बोलते हो। मैंने एक आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट लिया, ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट को मैंने एक एक्स एक्सिस में प्लॉट किया, एक को मैंने वाई एक्सिस में प्लॉट किया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं छोटा छोटा इंडिविजुअल एरिया में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान के चलते कि इसके अंदर ये 1 2 3 4 एरियाज है, इन नंबर ऑफ एरियाज है, इन नंबर ऑफ मतलब गुना मतलब गिन नहीं सकते, इन नंबर ऑफ एरियाज। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट को मैं वेरियस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वेरियस एरियाज में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने इसको इन नंबर ऑफ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए, A1 A2 A3 A4, ठीक है, 4 को मैं एरिया में इंडिविजुअल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसका एक ये A1 डिस्टेंस एक्स एक्सिस से Y1 डिस्टेंस में है, Y एक्सिस से X1 डिस्टेंस में है, ये A2 एक्स एक्सिस से Y2 डिस्टेंस में है और Y एक्सिस से X2 डिस्टेंस में है, ये A3 एक्स एक्सिस से Y3 डिस्टेंस में है और Y एक्सिस से X3 डिस्टेंस में है, ये A4 एक्स एक्सिस से Y4 डिस्टेंस में है और Y एक्सिस से X4 डिस्टेंस में। अब तुम लोगों को समझ में आया कि मैंने ये क्यों किया। देखो मैंने हर एक एरिया को एक सर्टेन नंबर ऑफ डिस्टेंस दिया, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस में बिलोंग कर रहा है। जब ये एक्स एंड वाई एक्सिस में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ये A1 जो एरिया है, ये जो मेरा A1 एरिया है, ये A1 एरिया का एक लोकस पॉइंट होगा। A1 मतलब x1 y1, A2 मतलब x2 y2, A3 मतलब x3 y3 एंड A4 मतलब x4 y4। ये समझ में आया। अब उसको मैंने यहाँ पे ड्राइंग की कि x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, x4 क्या है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं वेरिगनस थ्योरम के हिसाब से सजाऊंगा।
मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेट अस कंसिडर दैट होल एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कैपिटल ए। ये पूरा ऑब्जेक्ट का जो होल एरिया है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, और इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा मैं इसको मान के चलता हूं ये मेरा जी है। देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये मेरा जी है। तो जी का ऑब्वियसली एक एक्स बार रहेगा और एक वाई बार रहेगा। जी का ऑब्वियसली एक एक्स बार रहेगा, एक वाई बार रहेगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, डिफाइन किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस थ्योरम को इसमें अप्लाई कर रहा हूं। मैंने क्या लिख रहा हूं, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल एरिया, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल एरिया, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल एरिया। अभी कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग करना चाहेंगे, मैं बोल रहा हूं कि मैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना चाहूंगा। ठीक है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं करना चाहूंगा। तो टेक मोमेंट ले रहा हूं, जितना भी इंडिविजुअल एरिया है हर एक इंडिविजुअल एरिया के रेस्पेक्ट में मैं मोमेंट ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं कैसे ले रहा हूं, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल एरिया। तो मैं पहले लिख रहा हूं a1 इंटू एक, क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे या y1 लिखेंगे। अगर y बार के रेस्पेक्ट में मैं अगर a1 का मोमेंट ले रहा हूं, y बार का रेस्पेक्ट में, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मैं a1 का मोमेंट लूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x1 लिखूंगा या y1 लिखूंगा, x1 सर, x1 सर, x1 लिखूंगा, x1 सर, a1 इंटू x1। उसके बाद फिर a2 के लिए लिखेंगे a2 इंटू x2, फिर a3 के लिए लिखेंगे a3 इंटू x3, a4 के लिए लिखेंगे a4 इंटू x4। अब ये मैं क्या लिखा गया है, अलजेब्रिक सम, तो मैंने सबको प्लस कर दिया, अलजेब्रिक सम किया। अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रेफरेंस, कौन सा एक्सिस मैंने लिया हूं, y एक्सिस मैंने लिया हूं। अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रेफरेंस मैंने y एक्सिस लिया हूं, इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ कंपोजिट एरिया। तो ये कंपोजिट जो एरिया है, ये जो लैमिना है, आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया है कैपिटल ए। और कैपिटल ए मतलब ऑब्वियसली इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, ऑब्वियसली वहां उसको ही हम लोग कैपिटल ए पकड़ेंगे, और इसका इस एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्स बार, दैट इज एक्स बार। सो अगर मुझे एक्स बार का वैल्यू डिफाइन करना है कोई भी कंपोजिट सेक्शन का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बार इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ए। अब कैपिटल ए मतलब क्या है, कैपिटल ए मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा x बार इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। Am I clear? Am I clear everyone? yes sir, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? क्योंकि इसी के ऊपर आगे में जाके न्यूमेरिकल करना है हम लोग, इसलिए बोल रहा हूं, क्लियर है, अच्छे से क्लियर कर लो ये चीज। किसी को कोई डाउट ये जगह में, ये जगह में किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अगर मेरा x बार इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 है, तो अगर मैं y बार मुझे निकाल, क्योंकि मेरा g मतलब तो x बार भी निकालना होगा, y बार भी निकालना होगा, तो मुझे y बार निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y बार निकालने के लिए मैं सेम प्रोसीड्यूर करूंगा। तो अभी मुझे बताओ कोई, y बार जब निकालूंगा तब क्या मैं y एक्सिस पकड़ूंगा या x एक्सिस पकड़ूंगा? y एक्सिस सर y एक्सिस, एक्सिस सर, एक्सिस x पकड़ेंगे सर, एक्सिस x पकड़ेंगे। जब मैं x बार Yes, निकाल सर रहा था, एक्स एक्सिस से रेफरेंस पे y पकड़ेंगे सर। जब मैं x बार निकाल रहा था तब मैं कौन सा एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस माना था? y को सर,
Y को सर axis. तो जब मैं y बार निकालूंगा तब कौन सा एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानूंगा? X को सर X X को axis. तो ये हमेशा यहाँ पे होना चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल करने के टाइम पे कि जब मैं y बार जे सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई डोंट केयर, जब मैं सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट पॉइंट या लोकस पॉइंट में डिफाइन करूंगा, उस टाइम अगर मुझे x बार डिफाइन करना है तो मैं y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानूंगा, और अगर मुझे y बार डिफाइन करना है तो मुझे x एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानना है। Am I right? Am I clear? ये हमेशा ये चीज को याद रखना है। तो y बार जब मैं बनाऊंगा तो मुझे x एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मानना है। तो x एक्सिस से लेकर अगर a1 पॉइंट, x एक्सिस से लेकर अगर a1 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर देखूंगा दैट इज y1। x एक्सिस से लेकर अगर a2 का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा दैट इज y2। x एक्सिस के लेकर अगर a3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे दैट इज y3। x एक्सिस से लेकर अगर a4 के बीच का डिस्टेंस देखेंगे दैट इज y4। तो मैं यहाँ पे y बार इक्वल्स लिख सकता हूँ a y बार जैसे ax बार वैसे a y बार इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 plus a4 y4 is equal to y bar equals to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 plus a4 y4 divided by a। अब a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a को मैं लिख सकता हूँ a1 plus a2 plus a3 plus a4। Am I clear? Am I clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Anybody having any doubt, please raise your hand. Anybody having any doubt, please raise your hand. Okay, no doubt. देखो ये जो प्रोसीड्यूर है कॉम्पोजिट प्लेन फिगर का, अगर मुझे सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है तो हम लोग कौन सा थ्योरम को अप्लाई करते हैं? वेरिग्नस सर। वेरिग्नस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं वेरिग्नस थ्योरम को समझाते हुए यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि कैसे मैं x बार एंड y बार को निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे x बार निकाला हूँ एंड y बार निकाला हूँ। जो मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट G है, ये सेंट्रॉइड पॉइंट का लोकस पॉइंट x बार एंड y बार मैंने निकाला हूँ। x बार जब मैंने निकाला था तब मुझे y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस पकड़ूंगा, y बार जब मैं निकालूंगा तब मैं x एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस पकड़ूंगा। नहीं तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं मूवमेंट नहीं बना पाऊंगा। इसीलिए याद रखना है x बार जब मैं बनाऊंगा तब मुझे y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लेना है, y बार मैं जब बनाऊंगा तब मुझे x एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लेना है, और मुझे वर्टिकल डिस्टेंस क्रिएट करना है, और इस तरीके से मुझे सेंट्रॉइड पॉइंट को डिफाइन करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जाएंगे, सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, और ऐसे ही कंपोजिट फिगर के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करने का तरीका देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सेंटर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, राइट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। अभय प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट, अभय प्लीज सेंड द स्क्रीनशॉट। पिछला क्लास में 56 लड़का प्रेजेंट था, सॉरी 66 लड़का प्रेजेंट था, इस क्लास में 54 लड़का प्रेजेंट है। तो बाकी जो 12 लड़का प्रेजेंट नहीं रहेगा उन लोगों का कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा अटेंडेंस को। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, शमशाद सर क्लास लेंगे अभी। यस सर। यस सर।